तो अब हम पढ़ेंगे बिजनेस एंड द इंटरनेशनल इकोनॉमी। लर्निंग ऑब्जेक्टिव ये है कि हम समझेंगे इंपॉर्टेंस ग्लोबलाइजेशन की और उसकी वजह। हम देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स हैं बिजनेसेस के लिए। इंपोर्ट टैरिफ क्या होता है, कोटा क्या होता है और उनके इफेक्ट्स क्या होते हैं बिजनेस पे, वो भी हम देखेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज के बारे में भी समझेंगे। एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट्स देखेंगे बिजनेस डिसीजंस के। और ये भी देखेंगे कि कैसे एक्सचेंज रेट की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे फ़र्क आता है। तो शुरू कर लेते हैं की डेफिनेशन से। ग्लोबलाइजेशन वो वर्ल्ड वाइड इंक्रीज ऑफ ट्रेड है, इंक्रीज ऑफ फ्री ट्रेड, फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल एंड कैपिटल बिटवीन कंट्रीज होगा ना, तो वो ग्लोबलाइजेशन है। तो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन अगर फ्री ट्रेड प्रमोट हो रहा हो, टैरिफ्स कम हो, कस्टम ड्यूटी वगैरह ना लग रही हो, कोटा नहीं हो, कोई फिजिकल लिमिट नहीं हो, कम से कम हो, तो ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही होती है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कुछ कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट होता है कि वो आपस में कम से कम ट्रेड बैरियर्स या उनको ख़त्म कर देंगे और कोटाज भी नहीं होंगे या कम से कम होंगे। इंपोर्ट टैरिफ एक टैक्स होता है इंपोर्टेड गुड्स पे, जिसकी वजह से इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है। इसको कस्टम ड्यूटी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस सिलेबस में हम लोग इंपोर्ट टैरिफ का ही नाम यूज़ करेंगे। इंपोर्ट कोटा एक फिजिकल लिमिट है क्वांटिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी इंपोर्टेड पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इतनी गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं हम उस कैटेगरी की, ऐसा गवर्नमेंट कह देगी, एक कोटा लगा देगी, एक लिमिट लगा देगी। मल्टीनेशनल कंपनी यानी कि एमएनसीज वो बिजनेसेस हैं जिनके प्रोडक्शन और सर्विस ऑपरेशन होते हैं इन मोर देन वन कंट्री। अच्छा, अगर एक कंपनी है वो ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रही है तो वो मल्टीनेशनल नहीं है। मल्टीनेशनल वो है जो एक से ज़्यादा कंट्री में प्रोड्यूस कर रही हो। तो प्रोडक्शन ऑपरेशन डेफिनेशन में ज़रूर यूज़ करना है। एक्सटर्नल कॉस्ट जो होती हैं वो कॉस्ट हैं जो थर्ड पार्टी बेयर करती हैं किसी बिजनेस की वजह से या किसी कंज्यूमर की वजह से। अगर एक बिजनेस है वो एक फैक्ट्री सेटअप करता है तो थर्ड पार्टी को जो पोल्यूशन से डील करना पड़ेगा वो एक्सटर्नल कॉस्ट में आती है। अगर एक कंज्यूमर है वो स्मोकिंग कर रहा है तो थर्ड पार्टी को जो पैसिव स्मोकिंग से डील करना पड़ेगा वो एक्सटर्नल कॉस्ट में आती है। एक्सटर्नल बेनिफिट आर बेनिफिट्स गेन्ड बाय थर्ड पार्टी फ्रॉम अ बिजनेस और इकोनॉमिक डिसीजन। अगर एक बिजनेस एक एरिया में लोकेट करता है और वहाँ पर जॉब्स क्रिएट होती हैं लोकल कम्युनिटी के लिए, तो वो एक्सटर्नल बेनिफिट है। अगर एक कंज्यूमर वैक्सीन लगाता है जिसकी वजह से वो बीमार नहीं होता, जिसकी वजह से वो वायरस दूसरों को भी स्प्रेड नहीं करता, तो ये एक्सटर्नल बेनिफिट है उसके वैक्सीन लगाने का दूसरे लोगों के लिए। एक्सचेंज रेट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर, मतलब एक करेंसी का एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है दूसरी करेंसी के अगेंस्ट। जैसे अगर हम लोग दो करेंसीज को कंपेयर कर रहे हो, यूरो और डॉलर को, तो हम ये कह सकते हैं कि एक करेंसी इज इक्वल टू इतने ऑफ दूसरी करेंसी। अगर एक करेंसी महंगी हो जाए तो उसको एप्रिसिएशन कहते हैं, अगर एक करेंसी सस्ती हो जाए उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसकी डिटेल में अभी हम जाएंगे। एप्रिसिएशन व्हेन वैल्यू ऑफ करेंसी राइजेस, जब उस करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए, डिमांड बढ़ जाए, उसकी वजह से वो महंगी हो जाए। डेप्रिसिएशन जब वैल्यू डिमांड कम हो जाए जिसकी वजह से वो करेंसी सस्ती हो जाए। अब बात कर लेते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे। तो देखो, ग्लोबलाइजेशन के रीजंस क्या हो सकते हैं, वजह क्या हो सकती है। एक तो है इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट। ये जो ट्रांसपोर्ट वगैरह काफ़ी आसान हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप हो गया है थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना काफ़ी सस्ता भी हो गया और काफ़ी तेज़ भी हो गया है। इस वजह से ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है। टेक्नोलॉजिकल चेंज, जैसे कि इंटरनेट आ गया, ई कॉमर्स, ऑनलाइन सेलिंग वगैरह आ गया, उसकी वजह से कम्युनिकेशन और ट्रेड इंटरनेशनली करना बहुत आसान हो गया है। कंटेनराइजेशन की वजह से हम लोग अच्छी खासी चीज़ें बहुत आसानी से अक्रॉस द ग्लोब शिप कर सकते हैं और काफ़ी कम कॉस्ट आता है इसमें। गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी एनकरेज करना शुरू हो गई है ट्रेड लिबरलाइजेशन को, और बैरियर्स टू ट्रेड को कम करती जा रही है, जैसे कि कम से कम टैरिफ्स और कम से कम कोटास। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में, कुछ कंट्रीज़ में अब भी ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेड से काफ़ी फ़ायदे भी होते हैं और ट्रेड के नुकसान भी हैं, वो सब अभी हम बात करेंगे।
कॉस्ट एडवांटेजेस आ जाते हैं कंपनीज के पास क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ में चीपर प्रोडक्शन हो रही होती है, जैसे कि ये जो कंट्रीज़ हो गई जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, इसमें काफ़ी चीप लेबर अवेलेबल होती है। हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज भी इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो कंपनीज़ को काफ़ी सस्ता रह जाता है, सस्ता पड़ जाता है ऐसी कंट्रीज़ में प्रोड्यूस करना। अब बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की और उनका बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट होता है। तो पहली अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्टिंग टू न्यू मार्केट्स। एक तो बिजनेसेस जो हैं वो अब दूसरी मार्केट्स में आसानी से सेल्स कर सकते हैं और अपना सेल्स रेवेन्यू बूस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, फ्री ट्रेड है, ज़्यादा टैरिफ वगैरह नहीं होगा, आसानी से कमाया जा सकता है दूसरी कंट्रीज़ में भी। ओपन ऑपरेशन अब्रॉड, ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन ऑपरेशन, तो दूसरी कंट्री में हम लोग प्रोड्यूस भी कर सकते हैं जिससे हमारी एक्सपेंशन हो जाएगी काफ़ी अच्छी खासी, और वहाँ पे हम लोग सेल वगैरह भी कर सकते हैं, हमारी मार्केट भी बढ़ जाएगी और हमें चीपर प्रोडक्शन पड़ेगी। जैसे कंट्रीज़ जो होती है ना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह, यहाँ पर लेबर भी काफ़ी चीप पड़ जाता है आपको। यहाँ पर हेल्थ और सेफ्टी की रिक्वायरमेंट भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, रूल्स रेगुलेशन कम होते हैं, तो काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी कंट्री में आके प्रोड्यूस करना चाहती हैं। इंपोर्ट चीपर गुड्स, अगर हम कोई गुड्स इंपोर्ट करते हैं, अगर हमारा कोई सर्विस बिजनेस है जिसके लिए हमें कोई गुड्स वगैरह की ज़रूरत होती है, तो अब हो सकता है हम सस्ते में इंपोर्ट कर सकें जिससे हमारी फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी बूस्ट हो जाए। ग्लोबल सोर्सिंग भी हम कर सकते हैं, चीपर रॉ मटेरियल भी हम दूसरे कंट्रीज से मंगवा सकते हैं, बेटर क्वालिटी रॉ मटेरियल भी हम दूसरी कंट्रीज से मंगा सकते हैं, तो हमें काफ़ी एडवांटेजेस हो जाते हैं ग्लोबलाइजेशन से। अब देखो, फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। थ्रेट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो एक तो कंपटीशन, अगर जैसे देखो एक्सपोर्ट हम कर सक रहे थे दूसरी कंट्री में, तो दूसरी कंट्रीज़ भी तो एक्सपोर्ट कर सक रही है हमारी कंट्री में, दूसरी बाहर की कंपनी से भी हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। अब आ जाएगा हमारे पास इंपोर्ट कंपटीशन, जिसकी वजह से लोकल बिजनेसेस यानी हमारी सेल्स कम भी हो सकती हैं। लो लेबर कॉस्ट अब्रॉड, अगर दूसरी कंट्रीज़ में लो लेबर कॉस्ट है, जैसे कि चाइना वगैरह हो गया, तो चाइना वगैरह काफ़ी सस्ते में प्रोडक्ट्स बना के हमारी कंट्री में भेज सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी डोमेस्टिक यानी कि हमारी कंट्री में जॉब वगैरह के लॉसेज हो सकते हैं, वेजेस वगैरह का मसला आ सकता है। जॉब लॉसेस, अब देखो, एक तो डोमेस्टिक वेजेस कम हो जाएंगी, जॉब चली जाएंगी। अब कंपनी जो हैं, हमारी कंट्री में जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, हो सकता है ये सोचें कि दूसरी कंट्री में चीपर लेबर अवेलेबल है, तो ये अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को उठा के दूसरी कंट्री में अगर शिफ्ट कर देती है, तो हमारी कंट्री में जॉब लॉसेज हो जाएंगी। ग्रेटर कम्प्लेक्सिटी, एक तो देखो इंटरनेशनल सप्लाई चेन आ गई ना। पहले तो हम अपनी कंट्री में बना रहे थे, अपनी कंट्री में बेच रहे थे, अब इंटरनेशनल मार्केट्स में हमें डील करना पड़ रहा है, पूरी सप्लाई चेन हमारी इंटरनेशनल हो गई है, इंटरनेशनली हम लोग रॉ मटेरियल वगैरह मंगा रहे हैं, इंटरनेशनल हम आगे बेच रहे हैं चीज़ें, तो ये सारा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इसको बाहर से जो रॉ मटेरियल वगैरह हमारे पास सप्लाई आ रहा है, जो गुड्स की सप्लाई आ रही है, उसको मैनेज करना थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इंपोर्ट टैरिफ्स और कोटाज की। टैरिफ जो हैं वो होते हैं टैक्स ऑन इंपोर्ट्स, कस्टम ड्यूटी, जिसकी वजह से इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है। इसका फ़ायदा ये है कि इससे हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स को एडवांटेज होता है, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो हैं वो लेस कंपेटिटिव हो जाते हैं हमारी मार्केट में, तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स की जो गुड्स हैं और सर्विसेज हैं वो बिकती रहती हैं। ठीक हो गया। कोटा एक फिजिकल लिमिट है ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स। इसकी वजह से भी वही होता है, हमारे लोकल फर्म्स के लिए कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि एक सर्टेन नंबर ऑफ गुड्स ही आएंगी बाहर से एक कैटेगरी में, तो कंपटीशन इससे भी कम हो जाता है। इसके इफेक्ट यही इन्होंने बताए हैं। कंज्यूमर को तो नुकसान होगा ना, कंज्यूमर को हाई प्राइसेस बेयर करनी पड़ेगी। अगर हमारे लोकल फर्म्स इनएफिशिएंट हैं, वो अच्छे से बाहर के फर्म से कम्पीट नहीं कर सकते, तो वो महंगे प्रोडक्ट्स बनाएंगे और हमें वही महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स जो आ रहे हैं उस पर टैरिफ वगैरह लग रहा है, जिसकी वजह से उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। ट्रेड डिस्प्यूट्स बिटवीन कंट्रीज़, अब हम अगर किसी पे टैरिफ और कोटा लगाएंगे, तो वो भी हम पे टैरिफ और कोटा लगाएगा, रिटेलिएट करेगा, बदला लेगा, तो इस तरह के मसले आ जाते हैं। कैन कॉज इन्फ्लेशन इफ़ वाइड स्प्रेड, देखो ओवरऑल प्राइसेस बढ़ने लग जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि हम सस्ती चीज़ों की तरफ जा नहीं रहे, हम लोग फ्री ट्रेड को, कंपटीशन को रोक रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन को रोक रहे हैं, जिसके अपने फ़ायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, लेकिन जो भी कह लें उसकी वजह से इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है। अब बात करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ की। तो मल्टीनेशनल कंपनी में देखो, अगर एक कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी बन जाती है, सबसे पहले मल्टीनेशनल कंपनी है क्या, ये तुम लोगों को पता है कि वो कंपनी जिसका प्रोडक्शन ऑपरेशंस है
इन मोर देन वन कंट्री, मतलब वो मल्टीपल कंट्रीज में प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ बिकमिंग अ मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी बनने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि लो कॉस्ट कंट्री में आप जाके प्रोड्यूस कर सकते हो, जिससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है। आप कोई ऐसी जगह पे भी जा सकते हो जहाँ पे आराम से रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, चीपर भी हो सकता है, बेटर क्वालिटी का भी हो सकता है। आप अपनी टारगेट मार्केट के करीब भी लोकेट कर सकते हो, जहाँ पे आपकी सेल्स अच्छी हो जाएगी। अब आप दूसरी कंट्री में जाके प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप टैरिफ्स वगैरह उस तरह से तो बच जाओगे, तो काफ़ी रिड्यूस टैरिफ हो जाते हैं आपके, क्योंकि आप लोकली प्रोड्यूस कर रहे हो इंस्टेड ऑफ एक्सपोर्टिंग उनको। आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है, रिस्क स्प्रेड होता है अक्रॉस मल्टीपल कंट्रीज। अब आप सिर्फ एक कंट्री में ऑपरेट नहीं कर रहे हो, अब आप एक से ज़्यादा में कर रहे हो। तो अगर एक कंट्री में कोई मसला आ जाता है, एक कंट्री में डिमांड वगैरह गिर जाती है, एक कंट्री में प्रोडक्शन के मसले आते हैं, तो फिर भी आप सेफ हो, क्योंकि आप दो या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ में हो। अब मल्टीनेशनल होने की कोई डिसएडवांटेजेस की बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो ना होने के बराबर है। अब बात कर रहे हैं हम लोग एडवांटेजेस टू द कंट्री जहाँ पे एमएनसी लोकेट होती है, ठीक है। अभी हमने बात की थी मल्टीनेशनल कंपनी को क्या फ़ायदे होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जिस कंट्री में मल्टीनेशनल कंपनी जाती है उस कंट्री को क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा जॉब क्रिएशन, अब मल्टीनेशनल वहाँ पे जाएगी तो वहाँ के लोकल लोगों को जॉब्स वगैरह देगी। न्यू इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप होगी तो इन्वेस्ट करके आएगी मल्टीनेशनल कंपनी, हो सकता है और भी कुछ बेहतरी आए कंट्री में। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, हो सकता है ये मल्टीनेशनल के पास ऐसी कोई नई मशीनरी वगैरह हो जो उस कंट्री के पास ना अवेलेबल हो, तो उस कंट्री में इस तरह की चीज़ें आने लग जाएंगी, टेक्नोलॉजी बूस्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट ग्रोथ हो सकती है, अब ये मल्टीनेशनल कंपनी उनकी कंट्री में बना रही है, वहाँ से ये चीज़ें बना के बाहर भी भेज सकती है, तो एक्सपोर्ट भी हो सकती हैं। गवर्नमेंट को टैक्स रेवेन्यू मिलेगा, मल्टीनेशनल कंपनी जब प्रोड्यूस करेगी तो प्रॉफिट्स पे टैक्स लग सकता है इनके, एम्प्लॉयज़ जो होंगे इनके उनकी वेजेस पे टैक्स लग सकता है, तो अच्छा खासा टैक्स रेवेन्यू भी बूस्ट हो जाएगा। ग्रेटर कंज्यूमर चॉइस आ जाएगी, क्योंकि देखो मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो हो सकता है ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रही हो, मल्टीपल वेरिएंट्स बना रही हो, अलग अलग टाइप की चॉइस बढ़ जाएगी। कंपटीशन भी बढ़ता है तो चॉइस बढ़ती है, ऐसे जब एक मल्टीनेशनल एक कंट्री में आएगी तो चॉइस बढ़ेगी। अब बात कर लेते हैं उन डिसएडवांटेजेस की जो उस कंट्री को होते हैं जहाँ पे एमएनसी आती है। जॉब क्रिएशन जो हुई है, हो सकता है वो लो स्किल जॉब हो, छोटे मोटे टास्क ही वहाँ के लोगों से करवा रहे हो, और मैनेजेरियल पोजीशन जितनी भी हो वो इन लोगों ने अपनी कंट्री से लोग ला दिए हों, तो ऐसा हो सकता है। ये एमएनसीज जो हैं लोकल बिजनेसेस के साथ compete कर सकती हैं, जिसकी वजह से लोकल बिजनेसेस की सेल गिर सकती है, वो बंद हो सकते हैं, उनका काफ़ी नुकसान हो सकता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आ सकता है, जैसे कि पॉल्यूशन हो गया, और भी काफ़ी मसले आ सकते हैं, रिसोर्स डिप्लीशन हो सकती है, इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं। प्रॉफिट रीपेट्रिएशन का मतलब हुआ कि जो भी प्रॉफिट ये एमएनसी कमाएगी वो ये अपनी मेन कंट्री जहाँ पर इसका हेड ऑफिस होता है, जो इसका ओरिजिन है, वहाँ पे भेजेगी। हमारी कंट्री में प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है कि सारा रहेगा, री इन्वेस्ट होगा, तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो बाहर ही चला जाएगा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल, कोल, गैस वगैरह ये हमारी कंट्री में यूज़ करेंगे मैक्सिमम, एनवायरनमेंट की फ़िक्र किए बगैर, तो काफ़ी सारी रिसोर्सेज हमारी यूज़ हो जाएंगी, डिप्लीशन की तरफ जाएंगी। अब बात कर लेते हैं एक्सटर्नल कॉस्ट और बेनिफिट की। एक्सटर्नल कॉस्ट थर्ड पार्टी बेयर करती है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती है एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में। डेफिनेशन में हमने इसको डिस्कस किया था, अभी नीचे इसको और भी डिटेल में देख लेंगे। एक्सटर्नल बेनिफिट वो बेनिफिट्स या फ़ायदे हैं जो एक थर्ड पार्टी गेन करती है जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का हिस्सा नहीं होती है। इसको भी डिस्कस किया था, लेकिन नीचे इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। तो अगर देखो एक न्यू फैक्ट्री खुलती है, ठीक है, तो न्यू फैक्ट्री की वजह से क्या एक्सटर्नल कॉस्ट होंगे और क्या एक्सटर्नल बेनिफिट्स होंगे। पहला एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होगा, एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन। फैक्ट्री खुलेगी तो हवा भी ख़राब होगी, नॉइज़ पोल्यूशन भी होगी। वेस्ट वो डिस्पोज करेगी कोई रिवर में या कहीं या जैसे भी करेगी, बट इशू तो आएगा ना, एनवायरनमेंट तो डैमेज होगी। पॉपुलेशन को इस सारी पोल्यूशन एनवायरनमेंट डैमेज की वजह से हेल्थ रिस्क आ जाएंगे। रिड्यूस्ड एक्सेस टू लैंड, अब ये जो नई फैक्ट्री है ये एक लैंड का एरिया भी ऑक्यूपाई कर लेगी, उसकी वजह से ट्रैफिक वगैरह का मसला भी आ सकता है, और इस तरह की चीज़ें। बेनिफिट्स में अगर देखें तो लोकल जॉब क्रिएशन होगी, जिस एरिया में ये फैक्ट्री लोकेटेड होगी वहाँ पर जॉब्स वगैरह क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर,
वहाँ पर हो सकता है ये लोग रोड्स वगैरह डेवलप करवा लें अपने यूज़ के लिए, तो उससे बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो सकता है और इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं। प्रॉफिट टैक्स मिल जाएगा गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है अपनी बाकी स्पेंडिंग के लिए, हेल्थ केयर, एजुकेशन पे या जिस भी चीज़ पे वो लोग खर्च करना चाहें। लोअर अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, ओवरऑल कंट्री में लोकल एरिया में जॉब क्रिएशन हुई, जिससे ओवरऑल कंट्री को लोअर अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी क्योंकि उनके लोगों को जॉब मिल जाएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं एक्सचेंज रेट्स की। एक्सचेंज रेट का मतलब है वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। अगर यहां पे मैं बोलूं कि $1 इज इक्वल टू 0.85 यूरो, तो ये हमें समझ आ जाता है कि ये एक्सचेंज रेट है। यानी अगर मुझे $1 चाहिए तो मुझे 0.85 यूरो देने पड़ेंगे, और वाइस वर्सा अगर मुझे 0.85 यूरो चाहिए तो मुझे $1 देना पड़ेगा। यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू कौन सी करेंसी की है? ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पर यूरो की, क्योंकि कम यूरो दे के हमें ज़्यादा डॉलर मिल रहे हैं। अगर ये सिचुएशन चेंज हो जाती है, अब अगर डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है या यूरो की डिमांड गिर जाती है, जिसकी वजह से अब एक्सचेंज रेट आता है $1 के लिए 0.9 यूरो अगर देने पड़ रहे हैं, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसका मतलब ये है कि डॉलर जो है हमारा वो एप्रिशिएट हो गया है, यानी डॉलर की वैल्यू में बूस्ट आया है, डॉलर की वैल्यू बढ़ गई है, डॉलर यहाँ पर हो गया है एप्रिशिएट। ये कैसे पता चल रहा है? देखो, पहले हमें $1 के लिए 0.85 यूरो देने पड़ रहे थे, अब $1 के लिए ज़्यादा यूरो देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पर डॉलर एप्रिशिएट हो गया है। और डॉलर डेप्रिशिएट की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर देखो $1 की जगह यूरो देने पड़ रहे हो हमें 0.8, तो इसको हम कह सकते हैं कि डॉलर डेप्रिशिएट हो गया है। वो क्यों? डॉलर डेप्रिशिएट इसलिए क्योंकि अब हमें और कम यूरो देने पड़ रहे हैं $1 के लिए, तो ऐसे में डॉलर डेप्रिशिएट हो गया है। ठीक है, आज अब इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। एक्सचेंज रेट होता है वैल्यू ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर। अगर एक कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट हो जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तो इंपोर्ट्स सस्ती हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अब हमारी जो करेंसी है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है, ज़्यादा पावरफुल है। हम अपनी कम करेंसी देके दूसरी सामने वाले की ज़्यादा करेंसी खरीद सकते हैं, तो इंपोर्ट्स चीपर हो जाएंगी। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हमारी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगी, दूसरे लोगों के लिए हमारी करेंसी ख़रीदना मुश्किल हो जाएगा, उनको अपनी ज़्यादा करेंसी देके हमारी थोड़ी करेंसी मिलेगी, तो ऐसे में हमारी एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी, और जब एक्सपोर्ट्स एक्सपेंसिव हो जाएंगी तो वो लेस कंपेटिटिव हो जाएंगी। यानी कि लोग अब हमारे से ख़रीदने के बजाय हो सकता है दूसरी कंट्रीज से चीज़ें ख़रीद लें। तो अगर एक करेंसी एप्रिशिएट होती है तो किसको फ़ायदा होता है, किसको नुकसान होता है? अगर एक करेंसी एप्रिशिएट होती है तो इंपोर्टर को होता है फ़ायदा और एक्सपोर्टर को होता है नुकसान। ठीक है, इंपोर्टर को फ़ायदा हुआ, एक्सपोर्टर को नुकसान हुआ। अब दूसरी तरफ सिनेरियो देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, तो इंपोर्ट्स यहाँ पर महंगी हो जाएंगी। जब इंपोर्ट्स महंगी हो जाएंगी तो इंपोर्टर्स को जाहिर है नुकसान होगा। महंगी कैसे हो जाएंगी? अब हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई है, अब हमें सामने वाले की करेंसी खरीदने के लिए अपनी ज़्यादा करेंसी देनी पड़ रही है। और एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स हमारी चीप हो जाएंगी और ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगी। अब सामने वालों को हमारी करेंसी लेने के लिए अपनी ज़्यादा करेंसी नहीं देनी पड़ रही, तो उनके लिए हमारी एक्सपोर्ट चीपर हो जाएंगी और ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगी। तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होता है डेप्रिसिएशन में, इंपोर्टर्स को लॉस होता है। अब यही चीज़ें नीचे इम्पैक्ट ऑन बिजनेस में समझ लेते हैं। इन्फ्लुएंसेस कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़। देखो, एक्सचेंज रेट की वजह से बिजनेस की कॉस्ट भी चेंज हो सकती हैं। हो सकता है वो अपने रॉ मटेरियल इंपोर्ट करता हो
हो सकता है वो और कोई चीज़ इंपोर्ट करता हो। रेवेन्यू पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, अगर वो एक्सपोर्टर है तो उसके रेवेन्यू पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो इस तरह की चीज़ें बिजनेस को अफेक्ट करती हैं। एक्सचेंज रेट का काफ़ी हैवी इम्पैक्ट रहता है बिजनेस पे। अफेक्ट्स कंपेटिटिवनेस इन ग्लोबल मार्केट्स। अब देखो, जब हमारी करेंसी एप्रिशिएट होती है तो हमारी चीज़ों की प्राइस ग्लोबल मार्केट में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारी कंपेटिटिवनेस गिर जाती है। और जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो हमारी कंपेटिटिवनेस बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी चीज़ें लोगों को सस्ती पड़ रही होती हैं। एक्सपोर्टर्स को इस वजह से फ़ायदा होता है करेंसी की डेप्रिसिएशन से, और इंपोर्टर्स को फ़ायदा होता है करेंसी की एप्रिसिएशन से। अगर देखो, एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट होता है तो इंपोर्ट कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से इंपोर्टर को फ़ायदा होगा, ये उनके लिए अच्छी बात है। हमारी एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस गिर जाएगी क्योंकि हमारी चीज़ें इंटरनेशनल मार्केट में महंगी हो जाएंगी, तो ये नेगेटिव हो जाएगा इनके लिए, ये इनके लिए बुरी बात हो जाएगी। अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो इनके लिए नेगेटिव हो जाएगा, तो ये इनके लिए बुरी बात है। और एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस बढ़ जाएगी, उनकी सेल वगैरह ज़्यादा होगी क्योंकि उनकी प्राइसेस मार्केट में कंपेटिटिव हो जाएंगी, तो ये इनके लिए अच्छी बात है। तो इस चैप्टर में इतना ही।